हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम जो है 39 शिफ्टों में कराए गए थे। तो उसके सारे जो है मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज हम लोग 5/8/2019 के शिफ्ट 1 के जो है सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आपके जो है इतने शिफ्टों में जो है टोटल एग्जाम हुए थे एमटीएस 2019 के, जो आपके 2/8/2019 के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के सारे जो है मैथ के सॉल्यूशन जो है आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जो है ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग 5/8/2019 के शिफ्ट 1 के सारे जो है मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 49 से लेके 125 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी कि एवरेज पूछा जा रहा है। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे दिया गया कि 49 फिर प्लस 50 फिर 51 है। इस तरीके से आगे जाते हुए जो है आपसे पूछा जा रहा है कि 125 तक का योग जो है योग का जो है औसत क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपको इस तरीके के नंबर का जो है एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म आपका होता है n/2 और होता है a प्लस क्या हो जाता है a प्लस यल हो जाता है। तो n यहाँ पे क्या होता है, n जो आपका क्या होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म कि आपको जो है टोटल नंबर यहाँ पर जो है कितनी संख्याएं जो है आई है। a यहाँ पर होता है आपका क्या होता है फर्स्ट नंबर होता है, आपका क्या होता है फर्स्ट नंबर हो जाता है। और यल आपका यहाँ पे क्या होता है लास्ट नंबर होता है, आपका क्या होता है लास्ट नंबर। यल आपका क्या हो जाता है लास्ट नंबर। तो ये फॉर्मूला जो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि s1 बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में आपका हो जाता है a प्लस यल हो जाता है। तो यहाँ पे n जो आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है कि 49 से लेके 125 तक जो है कितने नंबर यहाँ पे जो है जोड़ना है। तो 125 में से जब हम 48 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है 15 में से यहाँ पे 8 चला गया तो 7 11 7, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे जो है टोटल कितना है, नंबर ऑफ टर्म आपका है 77 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आपका निकल गया। फर्स्ट नंबर आपको पता है क्या है 49 है, लास्ट नंबर आपको पता है क्या है 125 है। तो यहाँ पे आपको जो है टोटल नंबर का जो है आपको सम यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो है सम का फॉर्मूला, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर से वहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका औसत यानी कि एवरेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्म कितना है 77, यहाँ पे जो है n की जगह पुट कर देंगे। ए जो है आपका फर्स्ट नंबर कितना है 49 है, तो 49 यहाँ पे लिख देंगे। लास्ट नंबर आपका क्या दिया गया है 125 दिया गया, तो लास्ट नंबर 125 लिख देंगे। और बाई जो आपको क्या पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है। तो टोटल नंबर आपका जितना उससे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। तो टोटल नंबर कितना था 77 था, तो 77 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 77 से 77 यहाँ पे कट चला गया। 49 और 125 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 × 14 12 × 4 16 17 हो जाता है, यानी कि 174 बटा क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा 8 दूनी 16 2 सते 14, यानी कि 87 जो है 49 से लेके 125 तक का क्या आता है आपका एवरेज, यानी कि औसत आता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें जो है बॉड मास आपको पता होना चाहिए। बॉड मास जो है बाकी सारे वीडियो में भी जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ यानी कि हिंदी में का होता है, डी से डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, आपका ए से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको जो है ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना और ए माइनस बी का जो आपको मान बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले जो है ए का जो है क्या करेंगे उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसे जो है हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो है यहाँ पर भाग है तो भाग यहाँ पे दे देंगे, 8 × 25 40 हो जाएगा। यहाँ पे फिर जो है क्या है गुना है, तो 5 दूनी 10 कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पे -4 है तो -4 रहने देंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 15 हो जाएगा, यानी कि +15 हो गया। तो 15 × 5 20 10 30 में से 4 चला गया तो कितना हो गया 26 हो गया, यानी कि ए का मान कितना आ जाता है 26 आता है। तो अब बी का जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई से करेंगे, तो पहले ब्रैकेट का यहाँ पे जो है हल कर लेते। तो 4 और 2 6 6 चौक यहाँ पे कितना हो जाता है 24। 24 को जब 24 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर जो ऑफ यानी कि का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो 19 दूनी जो आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो टोटल बी का वैल्यू जो है कितना आ गया 39 आ गया। आपको निकालने के लिए क्या बोला है ए माइनस बी, क्या बोला है ए माइनस बी बोला। तो ए का मान कितना है
26 है। बी का मान जो है आपका कितना निकला है 39 यानी कि 39 निकला है। तो जब भी 26 को जब 39 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस में जो है कितना आ जाएगा 13 जो है आपका माइनस आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 10% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से मूलधन पर जो है कितने 6 माह का साधारण ब्याज जो है कितना 100 रुपया। तो आपसे मूलधन यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज जो है आपको साधारण ब्याज में मात्र एक फार्मूला आपको याद रखने की जरूरत होती है कि P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू जो आपका क्या हो जाता है SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो P यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से आपका हो गया रेट यानी कि दर, T से यानी कि टाइम आपका समय हो गया, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में हो जाता है आपका साधारण ब्याज होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको निकालना है तो प्रिंसिपल को P से यहाँ पे डिनोट कर देंगे। R आपका कितना दिया गया 10% दिया गया तो 10 लिख देंगे। यहाँ पे समय क्या दिया गया, माह में दिया गया। तो माह में जब भी आपको समय दिया रहे तो उसे क्या करें साल में चेंज कर ले, क्या करें साल यानी कि आपको ईयर में उसे जो है चेंज कर ले। तो ईयर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 आपका नीचे की ओर चला जाएगा। नीचे 100 है तो नीचे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना दिया गया 6 महीने का 100 रुपया दिया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना लिख देंगे 100 रुपया यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो 1 0 चला गया, 6 दूनी 12 यहाँ पे हो गया, यानी कि प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 2 पे आपका हो गया 3 0, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका कितना आ गया 2000 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12 लड़कों का औसत आपका यानी कि एवरेज कितना दिया गया 15 वर्ष दिया गया। फिर बोला जा रहा है कि 18 लड़कियों का औसत कितना दिया गया 12 वर्ष दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि लड़के लड़कियों को मिलाकर जो है संयुक्त औसत आयु कितनी है। तो क्या करेंगे 12 से जो है 15 में गुना कर देंगे तो बॉयज का जो है टोटल उम्र निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 12 इंटू 15 करेंगे तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा 12 25 60 120 और 60 आपका कितना हो जाता है 180 हो जाता है। तो आपका क्या निकल गया बॉयज का जो है टोटल उम्र निकल गया। हमें अब क्या निकालना है गर्ल का जो है टोटल उम्र निकालना है। तो 18 को क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 18 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 36 कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। यानी कि बॉयज का जो है 180 टोटल उम्र है और गर्ल्स का जो है टोटल उम्र कितना है 216 है। तो दोनों को क्या करेंगे दोनों को जो है ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 8 1 9 2 1 3। तो टोटल उम्र जो है लड़के और लड़कियों का मिलाकर कितना है 396। और नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट कितनी है 12 लड़के है और लड़कियां कितनी है 18। तो 18 और 12 आपका कितना हो जाता है 18 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 बार में चला जाएगा, 3 से 1 3 3 9 3 दूनी 6, यानी कि 10 जो है जब इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 13.2 जो है आपका एवरेज जो है आपका यहाँ पे आयु आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला जा रहा है कि P से जो है आलोक जो है P से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है Q की तरफ चलना शुरू करता है और उसी समय P से Q की तरफ जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है चलना शुरू करता है कौन रमन। तो यहाँ से आलोक जो है पहले जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से समय शुरू करता है, फिर उसी समय जो है रमन P से Q की तरफ ही जो है दोनों एक ही साइड में चलना शुरू करते हैं और रमन जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चलना से शुरू कर देता है। फिर बोला जा रहा है आगे कि रमन जो है Q पर पहुंचकर वापस मुड़ता है तथा P की तरफ जो है चलना शुरू करता है और आलोक को जो है कहां पर मिलता है R पर मिलता है। तो बोला जा रहा है कि P और Q जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर, तो PR जो है कितना है। तो मान लीजिए कि कोई एक रोड है, यहां से यहां तक जो आपका क्या है P और Q है, क्या है P और Q है। तो आलोक और जो है रमन दोनों जो है क्या चलना शुरू किए इधर की ओर चलना शुरू किए, दोनों जो है राइट साइड में यहाँ पे जो है चलना शुरू किए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रमन का जो है यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, समय जो है एक ही समय में चलना शुरू करते हैं लेकिन रमन का स्पीड ज़्यादा है, उसके कारण जो है अमन जितना समय में कहीं पर पहुँचता उतना समय में रमन जो है वापस
जो है अमन से आके यहाँ पर यहाँ पे आलोक से आकर जो है मिल जाता है। तो जहां पर एक दूसरे से आकर वापस में मिलता है वो कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे आर पॉइंट बोला जा रहा है। और P से Q तक की दूरी, P से Q तक की दूरी जो है टोटल कितना है, 15 किलोमीटर है। कितना है, 15 किलोमीटर है। P Q की दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर है। आपसे पूछा जा रहा है कि P और R की दूरी कितनी होगी, P और R की दूरी कितनी होगी। तो सबसे आसान तरीका इसका निकालने का है कि आलोक जो है कितना ट्रेवल करेगा, 15 माइनस एक्स। इसे जो है क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यक्स मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको यक्स नहीं मानेंगे, यहाँ पे इसको यक्स मान लेंगे। तो 15 माइनस यक्स जो है कौन ट्रेवल करेगा, आलोक तय करेगा, क्योंकि आलोक जो है यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच पाया है। तो 15 माइनस यक्स जो है दूरी कौन ट्रेवल किया, अमन ट्रेवल किया। कितना जो है चाल के, 6 की चाल से। आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है आपका, दूरी बटा चाल होता है। तो ये आपको जो है टाइम एंड डिस्टेंस में जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे अमन द्वारा जो है दूरी कितनी तय की गई, 15 माइनस एक्स। P से Q तक की टोटल दूरी कितनी है, 15। वो जो है x किलोमीटर कम तय किया, तो 15 माइनस एक्स, चाल जो है कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जितने समय में ये जो है अमन जो है, जितने समय में ये जो है दूरी तय किया, उतने समय में ये आलोक जो है, सॉरी रमन जो है 15 प्लस एक्स दूरी जो है तय कर लिया। 15 जो है P से Q तक पहुंचा और वापस जो है R भी पहुंच गया, तो 15 प्लस एक्स दूरी तय कर लिया। कितना, 9 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोनों का जो है समय यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 माइनस 3x इक्वल टू में जो आपका आ जाएगा 15 दूनी 30 प्लस 2x। 3x को उधर लेके जाएंगे यानी कि 5x बराबर जो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि x बराबर जो आपका कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। 5 से काटेंगे 15 को तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है x का मान जो है कितना आ गया, 3 किलोमीटर आ गया। तो पूछा क्या जा रहा है, P से R की दूरी, तो P से Q तक की टोटल दूरी जो है कितनी थी, 15 किलोमीटर थी। तो 15 में से -3 करेंगे तो P से R तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात जो है कितना है, 5:4 है। यानी कि मार्क प्राइस है और आपका क्या है, CP है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य और लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य भी आप बोल सकते हैं। तो 5 और 4 के अनुपात में जो है इसे जो है लगाया गया था। फिर आगे बोला जा रहा है कि यदि वस्तु को बेचकर जो है 12.5% लाभ जो है अर्जित करता है तो छूट जो है कितना था। तो इसे जो है आसानी से हल करने के लिए दोनों में क्या करेंगे, एक एक जीरो बैठा देंगे। क्या करेंगे, एक एक जीरो बैठा देंगे। और जो ये लाभ जो है इसे क्या करेंगे, परसेंटेज को किस में चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12.5 का मान किसका होता है, 1/8 का होता है। तो इस तरह के पॉइंट को जो आप फ्रैक्शन में आपको याद रखने की जरूरत है कि 12.5 जो है किसका मान होता है, 1/8 का मान होता है। तो नीचे जो है एक तरह से क्या रहता है, CP रहता है। यानी कि 8 की वस्तु जो है 1 के प्रॉफिट पर बेच दी गई। तो यानी कि कितने की प्रॉफिट पर, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जो है 40 CP है, तो इसको क्या निकालना है, अब आपको SP निकालना है। तो 8 की सामान को जो है अब कितने में बेच दी गई, 9 में बेच दी गई। तो आपका क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। 8 की सामान कितने में बेच दी गई, 9 में बेच दी गई। कितने, 1 के लाभ पर। यहाँ पे 1 का लाभ था, ऊपर की ओर 1 का लाभ था। तो यानी कि 8 की सामान कितने में बेच दी गई, 9 में बेच दी गई। तो यहाँ पे हल करेंगे, 8 पचे 40 और 9 पचे 45। तो 45 आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया SP निकल गया। तो SP आपको पता है, मार्ट प्राइस आपको पता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ने छूट कितना दिया गया था। तो मार्ट प्राइस 50 है तो SP 45 है। तो आपको क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर आपको पता होना चाहिए कि मार्ट प्राइस माइनस SP करेंगे तो आपका क्या निकल जाता है, डिस्काउंट निकल जाता है। तो डिस्काउंट आपको जो है पॉइंट में कितना दिया गया था, यहाँ पे जो है यूनिट कितना डिस्काउंट दिया गया था, 5 यूनिट जो है डिस्काउंट दिया गया था। और डिस्काउंट जब भी दिया जाता है किस पे दिया जाता है, मार्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर जो है डिस्काउंट दिया जाता है। तो मार्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना था, 50 था। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 चला गया, 5 से 5 चला गया। यानी कि डिस्काउंट यानी कि छूट जो है कितनी दी गई थी, 10% दी गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी संख्या को जो है पहले जो है 16.2/3% जो है बढ़ाया जाता है, फिर उसे जो है 15% घटाया जाता है ताकि जो है 238 प्राप्त किया जा सके। तो पूछा जा रहा है कि उस संख्या का जो है 37.5% जो है कितना होगा। तो 16.2/3 को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका कितना हो जाता है आपका 1 जो है कितना होता है 1 जो है 6 होता है। तो ये आपको जो है फ्रैक्शन जो है हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। तो 16.2/3 को क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। 15% को भी क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं 3/20 लिख सकते हैं। और जो है सारे 37 को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको अभी बताया गया कि 1/8 को जो है क्या लिखाता है परसेंट में चेंज करते हैं तो 12.5 लिखाता है। तो 12.5 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं 3/8 जो है लिखा जा सकता है। तो इस तरह के जो आप जितने भी फ्रैक्शन यहाँ पे पूर्णांक या फिर पॉइंट में दिए हुए उसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप इसे जो है याद रखें ताकि जो है आपको परीक्षाओं में जो है आसानी से किसी भी प्रश्न को हल कर सके। तो चलिए बढ़ते इसे जो आगे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि पहले जो है 16.2/3 जो है बढ़ाया जाता है, यानी 6 का समान जो है कितने में कर दिया जाता है 7 में कर दिया जाता है। फिर उसी समान को जो है क्या किया जाता है 15% घटाया जाता है, यानी 20 का समान में जो है क्या कर दिया जाता है 3 की कमी कर दी जाती है, यानी कि उसे जो है 17 यूनिट में जो है बेच दिया जाता है या फिर उसमें जो है 17 यूनिट घटा दिया जाता है, 3 यूनिट घटा दिया जाता है जो कि 17 यूनिट बन जाती है। तो इसे जो है गुना करने पर क्या आ जाएगा जो आपकी पहली उस पर जो है पहले जो उसमें आपको दाम प्राप्त हो रहा था ये जो है बाद में आपको प्राप्त करने पर जो है गुना प्राप्त होगा, जो कि बाद में गुना करने पर प्राप्त क्या हो रहा है 238, यानी कि 17 × 7 बराबर जो है कितना है 238 है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से यहाँ पे कितना बार में चला जाएगा 7 × 21 7 × 28, 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, यानी कि 1 यूनिट बराबर जो आपका कितना बन रहा है 2 बन रहा है। तो यहाँ पे आप मान जो है पहले किसका निकालना है ये मान निकालेंगे तब तो उस संख्या का जो है कितना 37% निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 दूनी 12 आपका 120 हो गया। तो 120 1 यूनिट बराबर जो है कितना मान था 2, यहाँ पे मान था 120 यूनिट बराबर हमें निकालना है तो 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे तो यहाँ पे टोटल मान आपका कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो हमें चाहिए कितना 37.5% चाहिए। तो 37% का जो है फ्रैक्शनल वैल्यू कितना था 3/8 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3/8 का वैल्यू निकाल लेंगे। 8 से यहाँ पे काटेंगे तो 8 × 24 हो गया, 30 × जो आपका क्या निकल जाएगा 90, यानी कि उस संख्या का 37% जो है कितना मान है 90 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी का जो अनुपात कितना है 2:3 है। बोला जा रहा है कि b - a का मान कितना दिया गया 28 दिया गया, तो b + a का पूछा जा रहा है। तो b जो है क्या है 3 यूनिट है, 3 में से जब 2 यूनिट माइनस करेंगे तो कितना दिया गया 28 दिया गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर जो है कितना 28 है। तो बोला क्या जा रहा है b + a। तो जब ये दोनों जो है रेशियो को जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या करेंगे इसमें जो है 5 यूनिट का जो है आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 28 बचे आपका क्या हो जाएगा 140, यानी कि a + b का वैल्यू जो है आप क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। या फिर इसे जो आप अलग अलग भी वैल्यू करके निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया था 28 आया था। तो a का जो है मान कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 हो जाएगा। 28 से जो है 3 को गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 28 × 3 जो है 84 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। जब जो है दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 × 4 = 10, 8 × 5 = 13, 1 = 14 जो है आपको इस तरीके से भी हल करने पर आ जाएगा, या फिर दोनों का योग करके भी जो है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं b + a का वैल्यू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 4:3 है। यदि हम उसमें जो है कितना 2 लीटर पानी जो है मिला दिए तो दूध तथा पानी का अनुपात कितना होता है 8:7 हो जाता है। तो अंतिम मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो पहले जो है मिल्क और वाटर का जो है अनुपात कितना था 4:3 था, कितना था 4:3। जब उसमें जो है 2 लीटर जो है पानी मिलाया गया तो वो बाद में अनुपात कितना हो गया 8:7 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए चेंज किस में आया पानी में आया, क्योंकि पानी मात्र जो है 2 लीटर मिलाया गया, दूध में कोई भी चेंज नहीं आया। तो हम यहाँ पे हम ये क्या करेंगे यहाँ पे जो है रेशियो को जो है यहाँ पे जो है यूनिट में वैल्यू दिया गया उसे क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे इसमें जो है 2 से गुना कर देते। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा और 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 आ जाएगा वैल्यू। तो जब इसे जो है बराबर किया गया तो मिल्क यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया, लेकिन पानी में यहाँ पे क्या है अंतर है। तो कितना अंतर है 1 यूनिट का अंतर है। तो 1 यूनिट का अंतर कितने बराबर दिया गया 2 लीटर के बराबर दिया गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है 2 लीटर है।
तो पूछा क्या जा रहा है कि अंतिम मिश्रण में जो है मात्रा जो है मिश्रण की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे कितना था, टोटल मात्रा जो है 8 जो है मिल्क का भाग है और 7 जो है किसका, पानी का भाग है। तो टोटल भाग जो है कितना हो जाता है, टोटल भाग कितना, 8 और 7 15। तो इसमें क्या करेंगे, 2 लीटर में जो है 15 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल जो है कितना लीटर हो जाएगा बाद वाले भाग में, 30 लीटर। कितना लीटर, 30 लीटर आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 9 बजे पी से जो है कितने, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है निकलती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी जो है क्यू से प्रातः कितने, 11 बजे जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलती है। तो मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जो है ये पी है, इधर क्यू है। तो एक रेलगाड़ी जो है कितने बजे, 9 बजे जो है राइट साइड की ओर जो है चलती है, कितने, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। फिर यहाँ पे आगे बोला गया कि क्यू से जो है कितने बजे, 11 बजे जो है एक गाड़ी निकलती है। कितने बजे, 11 बजे जो है एक गाड़ी निकलती है और लेफ्ट की साइड यानी कि क्यू से पी की ओर जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। फिर आगे बोला जा रहा है कि दोनों रेलगाड़ी जो है समानांतर पटरियों पर जो एक दूसरे के विपरीत दिशा से जो है चल रही है। तो फिर आगे बोला जा रहा है कि पी और क्यू के मध्य जो है कितनी है, 300 किलोमीटर है। तो दोनों के बीच कितनी दी गई है दूरी, 300 किलोमीटर है। फिर आगे बोला जा रहा है कि जब दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलती है तो उनके द्वारा जो है तय की गई दूरी जो है कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पी जो है 11 बजे तक जो है कहाँ तक पहुँच चुका था। तो आपको पहले पता करना है कि P जो है 11 बजे तक कितना दूरी जो है तय कर चुका था, तभी तो निकाल पाएंगे कि दोनों जो है कितने समय में जो है एक दूसरे से मिला था। फिर निकाल पाएंगे कि दूरी जो है एक दूसरे को जो है कितना ट्रैवल कर चुका था मिलने से पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 बजे तक जो है P कितनी दूरी जो है तय कर चुका है। तो 30 किलोमीटर के हिसाब से दूरी बराबर आपको पता होना चाहिए कि दूरी बराबर क्या करते हैं, दूरी बराबर फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी होगी आपका डिस्टेंस, चाल यानी कि स्पीड, समय यानी कि टाइम। तो यहाँ पे जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 11 बजे तक यानी कि 2 घंटे में, तो 2 घंटे में पी तरफ से जो गाड़ी चल रही थी वो जो है कितना, 60 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल कर चुकी होगी। 30 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटे में 60 किलोमीटर जो है पी तरफ से जो रेलगाड़ी चली थी वो जो है 60 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी हो। तो दूरी कितनी बची है अभी तक, 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर जो है 11 बजे तक पी तरफ से चलने वाली रेलगाड़ी जो है तय कर चुकी थी। तो 240 किलोमीटर जो है अभी भी दोनों के बीच की दूरी बची हुई है। तो दोनों जो है, जब आपको पता होना चाहिए कि जब 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं। तो चाल जो है पहले वाले का कितना था, 30 किलोमीटर था, दूसरे वाले का जो है कितना था, 45 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो दोनों का चाल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। सभी जो एक ही फार्मूला है, आप जो है अलग अलग तरीके से इसे जो है याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसे हल करेंगे तो 15 25 आपका हो गया 75, 15 1 15 6 90, 5 4 9, हाँ 15 6 90 यानी कि 16/5 आवर जो है आपका क्या लगता है, पी और क्यू द्वारा जो है एक दूसरे के जब मिलते हैं तो कितना हो जाता है, 11 बजे के बाद जो है 16/5 आवर जो है और लगते हैं एक दूसरे से मिलने में। तो यहाँ पे जो है अब निकालते हैं कि पी तरफ से जो रेलगाड़ी चली थी उसने जो है कितनी दूरी तय की थी। तो 60 किलोमीटर उसने जो है पहले ही दूरी तय कर ली थी। फिर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है कितना समय तक वो जो ट्रैवल किया, 16/5 घंटे। कितना, 16/5 घंटे। तो यहाँ पे 5 से जो है यहाँ पे काटेंगे, 5 6 30, 16 85, 16 6 96 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, 60 करेंगे यानी कि 6 9 6 15, 156 किलोमीटर जो है जो पी के तरफ से जो है क्यू की तरफ चलना शुरू किया था। तो 156 किलोमीटर जो है टोटल ट्रैवल किया। तो क्यू से तरफ जो चला होगा वो जो है कितने किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, आपका जो है 144 किलोमीटर जो है ट्रैवल किया होगा। क्योंकि 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर में से क्या करेंगे, 156 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 144 आपका आ जाएगा। यानी कि क्यू तरफ से जो चली थी रेलगाड़ी वो कितनी, 144 किलोमीटर चली। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 144, 12 से इधर काटेंगे तो 12 1 12 3 36, यानी कि दोनों का अनुपात आपका कितना हो जाएगा, 13:12 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर के व्यास को जो है उसके आंतरिक मान से कम कर जो है 1/3 किया जाता है। यदि सिलेंडर का आयतन जो है समान रहता है तो आरंभिक ऊंचाई से ऊंचाई जो है कितना गुना हो जाती है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का जो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, सिलेंडर का जो है वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कोई जो है आर है, एच है, पहले जो है क्या था, मान लीजिए 3 था तो अब कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि बोला जा रहा है कि पहले के जो है कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो आर पहले 3 था तो अब कितना हो गया, 1 हो गया। एच को जो है क्या मान लेंगे, एच को जो है पहले 1 मान लेते हैं, एच को जो है पहले 1 मान लेते हैं और अभी का एच को जो है एच ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है बैठा के देखते हैं। पाई पहले का जो आर कितना था, 3 था तो 3 3 9 हो जाएगा। एच जो है पहले का कितना था, 1 था तो 1 यहाँ पे डिनोट कर देंगे। फिर जो है आपको दूसरा में जो है कितना था, आर जो है आपका कितना बन गया, 1 बन गया। तो आर यहाँ पे क्या करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। और एच का जो है यहाँ पे एच जो है एच के रूप में इसे डिनोट कर देंगे। तो पाई पाई से चला गया, 1 1 जो है ऐसे भी यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि एच बराबर जो है कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह कौन सी 2 अंकों की संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या है जिसे 6 और 5 से जो है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। तो यहाँ पे जो आपको बाई ऑप्शन से जो है इस प्रश्न को जो आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे जो है पहला नंबर में दिया गया 61, तो 61 को 6 से भाग देंगे तो इसमें भी जो है रिमाइंडर 1 ही बचता है, और जब 5 से भी इसे भाग दिया जाएगा तो 12 25 60 1 ही रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है परीक्षाओं में भी कि सबसे बड़ी संख्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, बिगेस्ट नंबर बोला जा रहा है। तो आपको जो है ऑप्शन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बिगेस्ट नंबर आपको बोला जा रहा है। तो सेकंड ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे जो है 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, और 5 से भी भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी भी जो आपके 2 ऑप्शन होंगे वो इसी तरीके के होंगे जो लेकिन आपके लोवेस्ट होंगे। तो यहाँ पे जो है आपके परीक्षाओं में भी जो है यही ऑप्शन आपका सही था, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को जो है 14.2/7% लाभ पर जो है बेचा जाता है। विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का जो है अनुपात यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी तथा लागत मूल्य यानी कि सीपी पूछा जा रहा है। तो लाभ जो है 14.2/7 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाता है, 1/7 हो जाता है। तो लाभ जो है कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कितने की वस्तु पे, 7 रुपये की वस्तु पे, यानी कि 7 का सामान जो है कितने में बेचा जा रहा है, 8 में बेचा जा रहा है, क्योंकि 7 क्या था, सीपी था। लाभ जो है जब भी हमेशा होता है आपका क्या रहता है, सीपी पे रहता है। आपको हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट या फिर प्रॉफिट आपका जिस पे भी होता है हमेशा जो है किस पे होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। तो 7 का सामान जो है कितने, 1 रुपये 1 यूनिट के आपके लाभ पे बेचा, यानी कि 7 का सामान जो है कितना एसपी हो गया, अब 8 हो गया, यानी कि एसपी और सीपी का जो अनुपात कितना होगा, 8:7 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बैग में जो है 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे की जो है सिक्के की संख्या का अनुपात दिया गया, 3:4:5 दिया गया है। फिर बोला जा रहा है कि यदि बैग में जो है कुल राशि कितनी है, 250 रुपये है तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे सभी को जो है मान लेंगे कि ये जो है टोटल जो है सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x है, 4x है, 5x है, ताकि जो है आपको प्रश्नों को जो है हल करने में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जो है यहाँ पे यक्स मान लेंगे सारा। तो 2 रुपये का सिक्का जो है कितने हैं, 3x टोटल सिक्का है। तो टोटल रुपये में से चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल जो है 2 रुपये के जो है मूल्य कितना है, तो 6x मूल्य है। फिर जो है 1 रुपये का जो है कितना सिक्के है, 4x सिक्के, तो टोटल जो 1 रुपये का मूल्य कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे हल करेंगे 50 पैसे को सिक्का, तो सभी जो है यहाँ पे रुपये में चेंज है, यहाँ पे तो रुपये में चेंज है, तो 50 पैसे को भी क्या करेंगे, रुपये में चेंज कर देंगे। तो रुपया में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/100 यानी कि आधा रुपया। तो आधा रुपया जब जो है कितने सिक्के हैं, 5x सिक्के, यानी कि टोटल रुपये जो है 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, टोटल जो है 50 पैसे के रुपये में कितने हो गए, 5x/2। तो टोटल रुपये कितना दिया गया, 250 रुपये दिया गया। यहाँ पे जो है टोटल कैलकुलेशन कर देंगे तो 6 4 10 10 जो है 2 LCM हो जाएगा, 6 4 10 दूनी 20x प्लस यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू जो आपका क्या हो जाएगा, 250 दिया गया था टोटल मूल्य। यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, 25x/2 टोटली
इक्वल टू जो आपका कितना है 250 है। 25 से काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू जो है कितना आ गया 20 आ गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है 1 रुपये जो है कितने सिक्के, तो 1 रुपये का जो है सिक्का कितना था अनुपात में, यहाँ पे 4x था, तो x का वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे, यानी कि 20 × 4 करेंगे तो आपका टोटल क्या निकल जाएगा 1 रुपये के सिक्का निकल जाएगा। यानी कि टोटल जो 1 रुपये कितने सिक्के थे 80 सिक्के थे, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4% के लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को जो है कितना 6500 रुपये में पर जो है बेच दिया गया, यानी कि 6500 रुपया जो है क्या है आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। फिर आगे बोला जा रहा है कि दूसरी वस्तु जिसकी लागत मूल्य यहाँ पे 3750 रुपया आपका क्या है सीपी है, लागत मूल्य क्या है आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, उसको जो है क्या बेचा गया 4% के हानि पर बेचा गया। तो पूछा जा रहा है कि पूरे लेन देन में जो है लाभ या हानि प्रतिशत जो है कितनी है। तो क्या करेंगे टोटल सीपी और टोटल एसपी आपको निकाल लेंगे, फिर जो है आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या फिर हानि हुआ। तो यहाँ पे 6500 क्या था एसपी था, तो 4% को क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 बट्टा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/25, यानी कि 25 का सामान है जो एक यूनिट के प्रॉफिट में बेच दिया गया, यानी कि 6500 का जो है क्या है आपका 6500 क्या दिया गया एसपी दिया गया। तो 6500 जो है आपका जो है कितना था सीपी 25 था, उसे जो है बेच कितना दिया गया 26 में जो है बेच दिया गया, 26 यूनिट में 1 यूनिट का जो है प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 13 दूनी 26, 13 25 आपका कितना हो जाएगा 65 यहाँ पे हो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 2 को जो है 500 से जो है काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 250, यानी कि जो है पहले वस्तु का जो है सीपी यानी कि क्रय मूल्य जो है कितना था 25 25 625, यानी कि 6250 रुपया था पहले का क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पे जो है क्या था क्रय मूल्य, और ये पहले का जो है एसपी कितना था 6500 रुपये था, कितना था 6500। तो पहला का जो आपको सीपी और एसपी दोनों प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे दूसरे का जो है सीपी और एसपी प्राप्त करेंगे। तो दूसरे का तो सीपी जो है पहले से कितना दिया गया 3750 दिया गया, कितना दिया गया 3750, तो उसका जो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे 3750 और कितना में हानि पर बेचा गया 4% के हानि पर, तो इसे भी जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/25, यानी 25 का सामान जो है कितने में बेच दिया गया 24 में बेच दिया गया। तो 25 से जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 25 1 7 5 12 25 25 125, 150 जो है कितना हो जाएगा आपका 25 15 चौक 60 15 दूनी 30, यानी कि 3600 जो है आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा दूसरे वस्तु का। तो टोटल जो है यहाँ पे सीपी जोड़ देंगे, टोटल जो है एसपी जोड़ देंगे, आपको जो है क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो 5 5 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10, यानी कि टोटल जो है कितना ये सीपी यानी कि क्रय मूल्य 10,000 है और टोटल एसपी कितना है 2 0 6 5 11 6 6 12 6 3 9 1 10। तो आपका टोटल यहाँ पे लाभ दिख रहा है कि टोटल जो है सीपी कितना है 10,000 है और टोटल एसपी कितना है 10,100, यानी कि 100 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है कितने पे 10,000 टोटल सीपी पे, कितने 10,000 टोटल सीपी पे। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 2 0 2 0 2 0 चला गया, यानी कि क्या हो रहा है 1% का लाभ हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। यहाँ पे जो है आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, तो इसे जो है बोर्ड मार्क्स का आपको थ्योरम पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट का अंदर के जो है सारा हल कर लेते हो। तो 18 दूनी 36, 36 में 4 गया तो आपका कितना बच गया 32 बच गया। तो 32 को जो है यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 × 8 भाग का साइन है तो नीचे की ओर चला जाएगा, तो कितना आपका बचा था यहाँ पे 32 था। तो 8 चौक 32 काटेंगे, 4 से जो है 3 चला गया, तो यहाँ पे जो है कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है आपका कितना है 3 है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 3 है। अब यहाँ पे जो है हल करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का भी जो है अब हल कर लेते हैं। तो 90 × 3 9 जो आपका क्या चला जाएगा नीचे बटा में चला जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है कितना हो जाता है 30 हो जाता है। तो अब बाकी जो है नीचे की ओर आकर हल कर लेंगे। तो यहाँ पे 30 है प्लस यहाँ पे क्या है 4 है, भाग का साइन है तो 4 2 जो है यहाँ पे क्या चला जाएगा नीचे की ओर चला जाएगा, और इंटू यहाँ पे इंटू का साइन दे देंगे। और यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वैल्यू कितना आया था, यहाँ से यहाँ तक का 3 वैल्यू आया, तो 3 यहाँ पे रहने देंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बार में 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 30 + 6, तो आपका टोटल कितना आ गया सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू 36 आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को आप परीक्षाओं में जो है ध्यान से बनाएं, आपके जो है इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो आपको जो है परीक्षाओं में इसे ध्यान से
बनाना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये जो आपके ग्राफ के क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आयु के माध्य तथा बहुलक के बीच जो है अंतर क्या है। तो यहाँ पे बहुलक जो है आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि बहुलक जो है कौन सी संख्या जो है, कौन सी उम्र के बच्चे की संख्या जो है सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक बच्चों की संख्या जो है कौन सी उम्र की है, तो 19 की उम्र है, जिसकी जो है आयु कितनी है, 10 वर्ष है। यानी कि आपको बहुलक जो है पता हो गया कितनी है, 10 ईयर है, कितना है, 10 साल है। तो बहुलक आपको पता हो गया, तो अब आपको निकालना क्या है, आयु के माध्य निकालना है। तो आयु का माध्य निकालने के लिए सभी को क्या करेंगे, 16 इंटू जो है 17 करेंगे, फिर 60 इंटू जो है 16 करेंगे, जो आपको जो है सभी को जोड़कर जो है फिर क्या करेंगे, बच्चों की संख्या से उसे डिवाइड करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, आयु का माध्य निकल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 छक करेंगे तो 2 तरफ से, 16 सते करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 112 हो जाता है, 16 8 करेंगे तो 128 हो गया, 17 नमा जो आपका कितना हो जाता है, 153 हो जाता है, 19 इंटू 10 करेंगे तो 190 हो जाएगा, 11 इंटू 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 150, और 15 आपका कितना हो जाएगा, 65, यानी कि 165 हो जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे तो 8 2 10 2 12 3 15 5 20, हाथ में 2, 9 6 15 5 20 2 12 1 13 13 2 आपका कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, 1 3 3 6 1 सॉरी 3 3 6 और 2 आपका बचा था, तो 3 3 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो आपका कितना आ गया, 850 हो गया। और टोटल जो आपको क्या निकालना है, अभी औसत निकालना है। तो टोटल जो है यहाँ पे जो बच्चे की संख्या उससे क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सभी को ऐड यहाँ पे करेंगे। तो 17 और 16 जो आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 और 16 जो आपको करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 और 17 जो है 49 1 50 और 16 जो है आपका कितना हो जाएगा, 66, 66 और 19 करेंगे तो 66 और 19 जब आप जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 6 15 75 10 85 85 या 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। यानी कि टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 100 है। तो 0 से 0 आपका चला गया, 85/10 यानी कि 8.5 जो आपका क्या आ गया, औसत आ गया। और बहुलक आपका कितना था, 10 था। तो दोनों के बीच का जो है क्या पूछा जा रहा, अंतर पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 10 माइनस 8.5, तो टोटल दोनों का अंतर जो आपका कितना आता है, 1.5 आएगा। आपका कितना आएगा, दोनों का अंतर 1.5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी और सी जो है किसी कार्य को कितना 15 30 75 दिनों में जो है अकेले कर सकते हैं, और उसी कार को जो है तीनों एक साथ मिलकर जो है कितने जो है पैसे प्राप्त करते हैं, 1615 रुपये प्राप्त करते हैं। तो पैसे हमेशा जो है प्राप्त होते हैं किसी की जो है व्यक्ति की कार्य क्षमता या फिर उसके जो है इफिशियंसी पर जो है उसके पैसे यानी कि उसके रकम जो है मिलते हैं, उसके इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता पर मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि ए और सी को जो है प्राप्त जो है पैसे जो है प्राप्त हुए उसके बीच जो है अंतर यानी कि डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले जो है दोनों का इफिशियंसी और फिर उसके बाद दोनों का पैसा निकालेंगे। तो ए का जो है कितना है, 15 दिनों में जो है किसी काम को कर सकता है, बी जो है कितना 30 दिनों में कर सकता है, और सी जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 75 दिनों में। तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम 150। तो 150 से 15 का भागा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए का 10 इफिशियंसी, 150 को 30 से भागा देंगे तो बी का 5 इफिशियंसी, और 150 को जब 75 से भाग देंगे तो 2 जो है जो कि सी का इफिशियंसी आपका आ जाएगा। इसी हिसाब से जो है आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो टोटल जो आपको कितना जो है इफिशियंसी है, टोटल आपको 17 इफिशियंसी है, जो कि कितना मिला है, जो कि आपको बोला गया है कि क्या मिलेगा, इफिशियंसी के हिसाब से जो है पैसे मिलेंगे। तो टोटल इफिशियंसी 17, टोटल पैसा जो है कितना 1615 है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, 17 से जो है 17 नमा 153, फिर 85 17 25, यानी कि ए की इफिशियंसी बराबर जो है कितने 95 रुपये जो है मिल रहे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और सी के जो है भागों का अंतर कितना है। तो ए का इफिशियंसी कितना है, 10 है, और सी का इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो दोनों का इफिशियंसी में अंतर कितना, 8 है। तो दोनों का जितना इफिशियंसी में अंतर होगा उतना ही रकम में अंतर होगा, यानी कि उतना ही उसके जो है पैसे में अंतर होंगे। तो क्या करेंगे, 95 इंटू 8 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, दोनों का अंतर यहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि 8 25 40, 4 9 72, 4 76, यानी कि 760 रुपया जो है क्या है, दोनों के पैसे में अंतर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नदी से जुड़ा इनलेट पाइप जो है, एक क्या है आपका इनलेट पाइप है जो कि आपको जो है पानी भर रहा है, तो कितने दिनों में जो है 30 दिनों में जो है भर सकता है। फिर आगे बोला जा रहा है कि बी जो है क्या है आपका आउटलेट पाइप है जो कि पानी निकाल रहा है, वो जो है कितने समय में खाली कर सकता है, तो 50 दिनों में जो है खाली कर सकता है। फिर बोला जा रहा है कि जलाशय में किसी सिंचाई वाली नहर में पानी की आपूर्ति करता है, पाइपों की वैकल्पिक दिनों में जो है पाइप ए से जो है शुरू किया जाता है। तो वैकल्पिक दिन यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा है कि पहले जो है ए को चालू किया जाता है, फिर जो है बी को चालू किया जाता है, फिर ए फिर बी, इस तरीके से जो है अल्टरनेटिव डेज में जो है आपके नल को जो है चालू किया जाता है। तो बोला जा रहा है कि जलाशय को जो है कितने दिन में जो है पूरी तरह को जो है भरा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो है दोनों का इफिशियंसी निकाल लेंगे कि किस इफिशियंसी से जो है खाली करते हैं और किस इफिशियंसी से जो है दोनों मतलब बी जो है ए जो है भरते हैं और बी जो है खाली करते हैं। तो ए जो है 30 दिनों में खाली भर सकता है और बी जो है 50 दिनों में जो है क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 150। 150 को जो है 30 से भाग देंगे तो आपका इफिशियंसी ए का निकल जाएगा, तो ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 5, और 150 को 50 से भाग देंगे तो बी का इफिशियंसी निकल जाएगा। तो 3 के हिसाब से जो है क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है, और ए जो है 5 के हिसाब से क्या कर रहा है, भर रहा है। तो यहाँ पे जो है पहले को क्या किया जाता है, ए को चालू किया जाता है, यानी पहले दिन जो है ए को चालू किया जाता है यानी कि 5 के हिसाब से भरता है। फिर दूसरे दिन यानी कि एक दिन और जो है दूसरे दिन क्या किया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू किया जाता है। तो बी जो है क्या करेगा, 3 के हिसाब से खाली करेगा, यानी कि 2 दिन में जो है कितना भरा जाता है, 2 यूनिट जो है भरा जाता है। तो हमें भरना कितना है, 150 यूनिट, यानी कि 150 जो है मान लीजिए 150 यूनिट या 150 काम जो है उसे भरना है। तो यहाँ पे जो है सबसे नज़दीक जाएंगे, क्या करेंगे, सबसे नज़दीक जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे नज़दीक जो है यहाँ पे क्या करेंगे, 73 से जो है गुना करते हैं, कितना से गुना करते हैं, 73 से, यानी कि 146 दिनों में, कितने 146 दिनों में जो 146 जो है क्या करेगा, यूनिट जो है भर देगा। तो अब जो है यहाँ तक जो है बी 146वां दिन जो है किसने काम किया होगा, बी ने काम किया था, क्योंकि और दिन में कौन काम कर रहा था, ए, और इवन दिन में कौन काम कर रहा था, बी काम कर रहा था। सम दिन में कौन, ए काम कर रहा था, और विषम दिन में कौन, विषम दिन में कौन काम कर रहा था, ए काम कर रहा था, और बी जो है सम दिन में काम कर रहा था। तो 146 दिन तक जो है 146वां दिन कौन काम किया होगा, बी काम किया होगा। तो अगला दिन जो काम करेगा कौन करेगा, ए करेगा। तो अगला दिन में ए जो है एक दिन और काम करेगा और कितना भर देगा, 5 के हिसाब से, लेकिन अभी भरना कितना है, मात्र 4 है, 4 जो कि भरना। तो लगभग जो 147वां दिन जो है क्या हो जाएगा, उस टंकी को जो है भर दिया जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 147 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूनिट की प्रत्येक लंबाई जो है एक छड़ की कितनी है, 70 यूनिट है। फिर बोला जा रहा है कि किसी छड़ को जो है तोड़े बिना एक समकोणीय त्रिभुज बनाने के लिए जो एकीकृत किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो कोई भी जो है एक लकड़ी है उसे जो है किस रूप में मोड़ दिया जाता है, एक त्रिभुज के रूप में मोड़ दिया जाता है। अगर वो लकड़ी एक होती तो टोटल जो है उसकी कितनी लंबाई थी, 70 यूनिट थी। कुछ भी मान लीजिए कि 70 यूनिट जो है क्या थी, उसकी लंबाई थी। तो पूछा जा रहा है अगर उसे जो एक समकोणीय त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में मोड़ दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर आपको जो है स्क्वायर का वैल्यू जो आपको अगर ध्यान में होना चाहिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है 21 का स्क्वायर हो सकता है, 20 का स्क्वायर हो सकता है और 29 का स्क्वायर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 441। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाता है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 841। 841 जो है किसका रूट है, तो 29 का रूट है। और जब जो है बाकी जो है इसे जो है एक दूसरे की ओर जो है जब जोड़ते हैं तो 21, 20 और 29 को जब जोड़ेंगे तो 9 1 10, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि दोनों तरफ से जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है डिफाइन हो रहा है कि ये जो है बिल्कुल सही तरीके से राइट एंगल बैठाया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है इसका परपेंडिकुलर कितना है, 21 है। बेस जो आपका कितना है, 20 है। तो आपको क्या निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो है एरिया निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आपका कितना दिया गया, 20 दिया गया। हाइट आपका कितना दिया गया, 21 यहाँ पे जो है निकल गया। तो 2 से जो है 10 को काटेंगे तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, 210। 210 आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस त्रिभुज का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला जा रहा है कि S3 द्वारा जो है प्रत्येक परीक्षा में प्राप्त अंकों का जो है औसत कितना है। तो S3 का क्या करना है, सभी नंबर को जो है जोड़ देना। तो सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो क्या क्या जोड़ देंगे, 85 है,
99 आपका है, 82 है, 93 है और 84 है। सभी को यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 5 14, 2 16, 16 3 19, 4 आपका कितना हो जाता है 23, हाथ में 2, 9 8 17, 17 और 8 आपका कितना हो जाता है 17 और 8 आपका हो जाता है 25, 25 और 9 जो है कितना हो जाता है 34, 34 और 8 42 और 2 कितना हो जाता है 44। तो टोटल आपका योग कितना हो गया 443। तो आपको निकालना क्या, औसत निकालना। तो 443 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी है 5 है। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 8 40, 25 8 40, 5 30, यानी कि आपका एवरेज कितना आ जाता है 88.6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यश1 द्वारा जो है परीक्षा E4 में, यश2 द्वारा जो है परीक्षा E1 में। तो यश1 जो है E4, यश1 और E4 तो कौन आपका हो जाता है 96 हो जाता है। फिर यश2 E1, यश2 E1 तो आपका क्या हो गया 84 ये है। फिर आगे बोला जा रहा है कि यश3 का जो है E3 और E5, यश3 का E3 और E5 का योग जो है कितना, तो चारों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना, एक संख्या 96 है, दूसरी संख्या 84 है, तीसरी संख्या 82 है और चौथी संख्या कितनी है 84 है। सभी को जोड़ेंगे 6 4 10 12 4 16, हाथ में 1 8 24 और 9 जो है कितना हो जाता है 33, एक आपका कितना हो जाता है 34, यानी कि चारों का योग कितना है 346, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, सभी को जो है एक साथ जोड़ देना था, सम पूछा जा रहा था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बोला जा रहा है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी दी गई 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो पूछा जा रहा है कि घनाभ का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है 2ELB प्लस BH प्लस LH हो जाता है, क्या हो जाता है LH हो जाता है। ये L से हो गया लेंथ यानी कि लंबाई, B से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, H से हाइट यानी कि आपका ऊंचाई हो जाता है। तो लेंथ आपका कितना दिया गया 5 और ब्रेथ जो है कितना दिया गया 2 दिया गया, कितना दिया गया 2, यानी कि 5 दूनी 10। ब्रेथ आपका कितना दिया गया 2 दिया गया, हाइट आपका कितना दिया गया 4 दिया गया, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। लेंथ आपका 5 है, हाइट आपका कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 20 10 30 8 28, 28 दूनी जो आपका 20 10 30 8 कितना हो जाता है 38, 38 दूनी जो आपका कितना हो जाएगा 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका क्या निकल जाएगा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का एरिया निकल जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यश1 द्वारा जो है परीक्षा E5 में, तो यश1 द्वारा किसमें E5 में यानी कि 87 नंबर, और यश2 द्वारा जो है E3 में, तो यश2 द्वारा जो आपका कौन सा बोला जा रहा है E3 में जो है अंकों से जो है कितना अधिक प्रतिशत है। तो ये जो है पहला वाला कितना था 87 था, ये 80 था। तो E3 से जो है जो सेकेंड वाला नंबर है उससे बोला जा रहा है ये जो है कितने प्रतिशत जो है अधिक है। तो कितना अधिक है 7 है, ये 7 अधिक है किससे 80 से। तो और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 25 100, 20 चौक 80 हो गया, यानी कि 7 25 35/4% जो है आपका क्या आ जाएगा, दोनों का अंतर आ जाएगा। या फिर अगर आपका जो है ऑप्शन पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट से यहाँ पे निकाल देंगे कि 4 8 32, 4 8 32, यहाँ पे जो है कितना बच जाएगा 3 बचेगा, तो 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 8.75 जो है क्या आ जाएगा, दोनों का जो है परसेंटेज में जो है अंतर आ जाएगा, यानी कि। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई निवेश जो है की गई है, धनराशि जो है पहले वर्ष के अंत में जो है कितना 750 रुपया, दूसरे वर्ष के अंत में जो है कितना 900 रुपया हो जाती है। तो धनराशि कितनी, यानी कि कोई जो है पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन थी पहले साल में, यानी कि कितने फर्स्ट ईयर में, पहले साल में जो है कितना हो गई थी 750 हो गई थी। फिर जो है दूसरे वर्ष के अंत में जो है यानी कि सेकेंड ईयर में जो है वो कितनी हो गई थी
900 रुपये हो गई थी। तो यहाँ पे निकालना है कि आपको जो है कितने गुना हो गए थे। तो यहाँ पे कितना हो गया था, 15 छक 90, यानी कि कितने हो गई थी, 6/5 गुना हो गई थी। तो गुना आपको निकालना है कि कितने गुना हो गई। तो क्या करेंगे, जो आपको जो है सेकेंड ईयर में दिया गया था, जो है उसके पिछले यानी कि फर्स्ट ईयर में दिया गया था, उसको क्या करेंगे, बटा में यहाँ पे लिख देंगे। तो 15×5 = 75, 15 छक 90। तो आप इस तरह से जो है कितना गुना हुआ था आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जो है कितने गुना हो गए थे, 6/5 गुना हो गए। तो हमें जो है अब आगे की ओर नहीं जाना, पीछे की ओर जाना, क्योंकि जो है फर्स्ट ईयर के पहले यानी कि मूलधन हमें जो है निकालना है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा जाएंगे। तो उल्टा जाएंगे तो आपका जो है गुना जो आपके सीधा में हो रहा था 6/5, वो आप क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 5/6 से 750 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो 6 से काटेंगे तो 12 छक 72, और फिर 3 बचेगा तो 12×5 = 30, यानी कि 25×5 जो है 125 आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।